आज हम लोग चर्चा करेंगे सर्वेक्षण वन। ये आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा। इसके विषय में बहुत आपको इंटरेस्ट भी आने वाला है। इसमें सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे सर्वेइंग क्या होती है, सर्वेक्षण किसे कहते हैं। ये मैं आपको बोर्ड में दिखा रहा हूँ। व्हाट इज सर्वेइंग, यानी कि सर्वेक्षण किसे कहते हैं। सर्वेइंग वह कला है या वह विज्ञान है जिसमें दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी एवं उनको स्थिति में दिखाने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले सर्वेइंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस बाय विच वी डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन द ग्राउंड, above द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। इस तरह से ये सर्वेक्षण के विषय में आपको डिफिनेशन पता चल गई होगी। सर्वेक्षण की डिफिनेशन क्या है, यानी कि बिंदुओं को जो जमीन के ऊपर हैं, जमीन के अंदर हैं या जमीन पर स्थित हैं, उन बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी जानने का प्रयास किया जाता है। यूजेस यानी कि उपयोग क्या करते हैं। सबसे पहले कोई भी सर्वे कार्य करने जाते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है क्षेत्र का नक्शा बनाना और उस नक्शे में उन चीजों को दिखाने का प्रयास करना। यहाँ पे यूज क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी का निर्धारण कर लेना, दो बिंदुओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी का निर्धारण कर लेना, इसकी सहायता से नक्शा बना लेना, नक्शे की सहायता से विभिन्न लोगों के लिए बाउंड्री लाइन को स्थापित करने का प्रयास करना। ठीक है, इसके साथ ही साथ नक्शे की सहायता से हम उनके क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य काट भी काट सकते हैं। ये सब हमारे उपयोग होते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, यानी कि सर्वेक्षण का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी आपको अंडे के आकार की दिखती है, जिसके तकनीकी भाषा में हम लोग लवभक्ष गोलाभ यानी कि ऑमलेट स्पायरल कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो अक्ष हमको मिलते हैं। पृथ्वी कुछ आपकी इस अंडे के आकार की होती है। ठीक है, यहाँ पे दो एक्सिस होते हैं, एक को पोलर एक्सिस और दूसरे को इक्विलैटरल एक्सिस कहते हैं। यानी कि पोलर का अर्थ हुआ ध्रुवीय अक्ष और इक्विलैटरल का अर्थ हुआ आपका विषुवत अक्ष। जो पोलर एक्सिस है, इसकी जो लंबाई होती है ये 12,713.17 किलोमीटर लंबी होती है और इक्विलैटरल एक्सिस आपकी 12,756.70 किलोमीटर लंबी होती है। अगर इनका हम अंतर देखने का प्रयास करें तो यह अंतर बहुत ही मामूली आता है। यह अंतर लगभग आपका 43.43 किलोमीटर आपके सामने आता है। ठीक है, अगर इसकी ध्यान न दे इस अंतर को तो हमारा पहला वर्गीकरण होता है प्लेन सर्वे यानी कि साधारण सर्वेक्षण, जो हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, और अगर इस अंतर को हम देखें 43.43 किलोमीटर के अंतर को देखने का प्रयास करें तो हमारा जो सर्वेक्षण होता है वो जियोलॉजिक सर्वेक्षण यानी कि भूपृष्ठीय सर्वेक्षण कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं प्लेन सर्वे यानी कि साधारण सर्वेक्षण। जब काम को जल्दी खत्म करना होता है या उतनी शुद्धता की जरूरत नहीं होती है या क्षेत्र छोटा होता है, अर्थात 260 किलोमीटर वर्ग तक के लिए इस सर्वे को हम करने का प्रयास करते हैं। इसमें हमारे पास साधारण उपकरण होते हैं और ये साधारण कार्यों के लिए यूज किया जाता है। दूसरा हम लोग पास है जियोलॉजिक सर्वेक्षण यानी कि भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण के द्वारा परिशुद्धता ज्यादा मिलती है क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं हाईली प्रिसाइज यानी कि अति परिशुद्ध इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको यूज करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे साधारण सर्वेक्षण में हमारे सामने अगर हम धरती को नापने का प्रयास करते हैं तो वो एक ट्रायंगल बनता है, लेकिन जब हम भूपृष्ठीय सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिक सर्वेक्षण जाते हैं तो ये ट्रायंगल न बन के हमारा इस शेप में बनने का प्रयास करता है। इसमें समय ज़्यादा लगता है, उपकरण उच्च कोटि होते हैं और इसको करने वाले इंजीनियर भी काफ़ी उसकी जानकारी रखने वाले। इसके अलावा भी हम सामान्य तरीके से सर्वेक्षण का वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं इन जनरल। तो ये हमारा बेस होता है तीन चीज़ों पे, लैंड बेस्ड यानी कि धरती की बनावट के आधार पे, दूसरा सरफेस बेस्ड
उद्देश्य आधार पे, और तीसरा इंस्ट्रूमेंटल बेस यानी कि उपकरणों के आधार पे। अब हम चर्चा करेंगे लैंड बेस, यानी कि जो पहला है उसको हम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लैंड बेस हम 6 तरीके से करने का प्रयास करते हैं। पहला है टोपोग्राफिकल यानी कि स्थगित, कैडास्ट्रल यानी कि भूखा सर्वेक्षण, पहला टोपोग्राफिकल, दूसरा कैडास्ट्रल यानी कि भूखा सर्वेक्षण, सीटी यानी कि शहरी सर्वेक्षण, मेराइन यानी कि जल सर्वेक्षण, एरियल यानी कि हवाई सर्वेक्षण, एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि ग्रहों या नक्षत्र शाखाओं के बीच में करने का प्रयास करते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण क्या है? उदाहरण के मान लीजिए आपके पास भारत है, तो भारत का कितना एरिया है, कौन सा एरिया मैदानी है, कौन सा पहाड़ी है, कहाँ सागर है, कहाँ, इन सब चीज़ों को जानने के लिए यानी कि भारत देश की बाउंड्री लाइन फिक्स करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसे हम टोपोग्राफिकल यानी कि भारत के जो भूभाग हैं वो किस प्रकार के हैं, उबड़ खाबड़ है, मैदानी है, पठारी है, पहाड़ी है या जलीय है, इस तरह को जानने का प्रयास करते हैं। कैडास्ट्रल यानी कि भूखंड। अब भूखंड का मतलब होगा कि इंडिया है और इंडिया में यूपी है, बिहार है, आपका बंगाल है, ऐसे जो स्टेट्स हैं, तो इन प्रत्येक स्टेट्स की अपनी स्थिति क्या है, यानी कि अगर यूपी की बाउंड्री लाइन को हम करने का प्रयास करते हैं तो उस समय हम कैडास्ट्रल यानी कि भू का सर्वेक्षण करने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं सिटी सर्वेक्षण। उदाहरण के अगर हमने कैडास्ट्रल में यूपी को लिया तो अब हम सिटी में, क्योंकि हम गोरखपुर शहर के रहने वाले हैं, तो हम गोरखपुर शहर के विषय में बात करेंगे। गोरखपुर शहर की आपकी कितनी बाउंड्री लाइन है, ठीक है, उसका एरिया जानने का प्रयास करेंगे। उसमें कहाँ रोडें हैं, कहाँ रेलवे लाइन है, कहाँ रोड्स हैं, कहाँ पे आपके नहर हैं, कहाँ, ये सब जानने का प्रयास, कहाँ वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की सप्लाई है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे, तो इसे सिटी सर्वेक्षण करते हैं। मेराइन सर्वेक्षण, ठीक है, यानी कि जल मार्ग सर्वेक्षण किसे करते हैं? होता क्या है कि कोई हमारे पास जो नदी या सागर या बहुत बड़ा जल प्रपात जो हमारे पास है, उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी चौड़ाई क्या होगी, उसकी गहराई क्या होगी, ये जानने का प्रयास करते हैं ताकि उसमें जो नौ संचरण करने की व्यवस्था है उसको आसानी से कर दिया जाए। एरियल सर्वेक्षण, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे हम जमीन पे जाते हुए उसका सर्वेक्षण नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको हवा में जाना पड़ता है, इसके लिए हम हेलीकॉप्टर की मदद लेते हैं। हमारे पास कुछ कैमरे होते हैं, उन कैमरों की सहायता से कुछ फिक्स दूरियों से हम उनके फोटोग्राफ्स ले लेते हैं और उन फोटोग्राफ्स के बाद हम बता पाते हैं कि वो एरिया कितना हो सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि नक्षत्र शास्त्र, ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए हम कर ले रहे हैं, क्योंकि ग्रहों से ही हम पृथ्वी को दूरी को जानने का प्रयास करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये सभी हमारे लैंग्वेज से। अब दूसरा आइए आप पर्पज बेस्ड, यानी कि उद्देश्य, कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य छिपा हुआ है, तो इसको भी हम 6 भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग यानी कि अभियांत्रिक, यानी कि हमें सड़क बनाना है, रेल मार्ग बनाना है या भवन बनाना है, ठीक है, इसके लिए जो कार्य करते हैं ये सभी के सभी हमारे इंजीनियरिंग यानी कि अभियांत्रिकी में आते हैं। हाइड्रोलॉजिकल, किसी जगह पे किसी पानी का कितना मात्रा है, यानी कितना गहराई, चौड़ाई, कितना फैला है, यानी ताकि ये पता कर सकें कि उस जगह के लिए हम कितने दिनों तक उस पानी की सप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं। फिर है जियोलॉजिकल यानी कि भूगर्भ, जमीन के अंदर क्या स्थितियाँ हैं, इन चीज़ों को जानने का जब हम प्रयास करते हैं तो उसे हम भूगर्भ विज्ञान कहते हैं या करने का प्रयास करते हैं। फिर है माइन, माइन का मतलब जमीन के अंदर जाने से होता है, ठीक है, यानी कि जमीन के अंदर कौन से खनिज पदार्थ मौजूद हैं उनकी जानकारी के लिए यहाँ पे हमारा उद्देश्य हुआ है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। लॉ ऑयल्स है, पेट्रोल है, गैस है, इसको जानने के प्रयास के लिए हमको जमीन के नीचे जाना पड़ता है। आर्कोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातन से, पुरातन का मतलब हमारे पहले भी कोई न कोई सभ्यता रही होगी, किन्हीं कारणों से कुछ धरती पे कुछ परेशानियां आई होंगी, भूकंप वगैरह आए होंगे, जिससे धरती से ऊपर से नीचे स्थितियाँ चेंज हुई है। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हमसे पहले भी कोई सभ्यता इस जगह पर मौजूद थी या नहीं थी। फिर मिलिट्री यानी कि सैन्य सर्वेक्षण, सैनिकों के जैसे सीमाओं पे जो हमारे सैनिक रहते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोड निर्माण करना या उनके लिए आवास देने की व्यवस्था करना, यहाँ पे भी हमको सैनिकों की मदद करने के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं, तो ये सभी हमारे
बेस थे। अब तीसरा हम लोगों के पास है इंस्ट्रूमेंटल बेस, यानी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट, तो सर्वेक्षण हमारे इंस्ट्रूमेंट बेस के आधार पर होते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेन सर्वे, ठीक है। इसमें हम जरीब लेते हैं और जरीब के द्वारा इसमें सिर्फ रैखिक मापें ली जा सकती हैं, कोणीय मापों का यहाँ पे कोई विकल्प हम लोगों के पास नहीं होता है। दूसरा कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में हम रैखिक माप के साथ साथ रेखाओं के झुकाव की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम कोण तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो कोण क्षैतिज कोण होते हैं, लेकिन उन्हें हम क्षैतिज कोण न करके हम उन्हें दिक्मान कहना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है कि कंपास जब भी कोई भी रेखा का झुकाव बताएगा तो वो यामुत्तर के संदर्भ में बताएगा। और रैखिक माप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो स्टेशनों पे हमको कंपास खड़ा करना होगा, तो रैखिक माप के लिए ऑलरेडी हमारे पास चेन या टेप मौजूद होता है, जिसकी सहायता से हम उसको आसानी से कर देते हैं। तीसरा है प्लेन टेबल, यानी कि पटल सर्वेक्षण। यह एक ऐसा सर्वेक्षण होता है जिसमें क्षेत्र एवं कार्यालय, यानी कि हम अन्य सर्वे में क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर हम अपने क्लासरूम में जाते हैं या घर पे जाके उससे ड्राइंग बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पटल सर्वेक्षण एक ऐसा सर्वेक्षण जिसमें दोनों काम एक साथ संपन्न किए जाते हैं, यानी कि ड्राइंग भी बनती चली जाती है और हमारे आंकड़े भी उस पर चले जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है पटल सर्वेक्षण का, ये सबसे सस्ता होता है, स्पष्टता उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब काम को कम समय में करना होता है और क्षेत्र का नक्शा तैयार करना होता है, उस नक्शे में जो भी उस क्षेत्र में चीजें हैं उनको उनकी मूल स्थिति में प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। फिर हमारे पास आता है थियोलाइट इंस्ट्रूमेंट। थियोलाइट एक भौतिक परिशुद्धि उपकरण, ठीक है। इसके द्वारा हम क्षैतिज कोण भी निकाल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर कोण भी निकाल सकते हैं, रेखाओं के बीच एक सीधी रेखा भी डाल सकते हैं, इसकी सहायता से हम अंतर्गत कोण भी निकाल सकते हैं, किसी रेखा की लंबाई को भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये हमारा अभी तक का सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट था। इसके बाद है टैकोमीटर। जब दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी न मापना हो तो हम टैकोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करने का प्रयास करते हैं। फोटोग्राफिक, ऐसी जगह जहाँ पे हम जमीन पे जाकर जिसका हम सर्वे नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम फोटोग्राफ्स की मदद से उस एरिया को बताने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम करते हैं क्या, हमारा याद लेते हैं या निकाल कर लेते हैं, उसके बाद से हम ऊपर हवा में जाते हैं, कैमरे रखते हैं, कुछ फिक्स दूरी पे और फिक्स एंगल पे हम कुछ फिगर्स लेते हैं, उन फिगर्स को लाने के बाद फिर उनको ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर हम बताते हैं कि वो एरिया कितना होगा। इसके बाद है ट्रायंगुलेशन, यानी ट्रायंगुलेशन का मतलब त्रिकोणीय, यानी कि हम क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र को त्रिभुज के आधारों में बांटते हुए उसका करने का प्रयास करते हैं। ईडीएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, एक उपकरण है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस पे काम करता है, इसकी सहायता से भी सर्वेक्षण काम करने का प्रयास करते हैं। फिर आता है टोटल स्टेशन। अभी तक का सबसे हाईली जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के पास आ रहा है वो आ रहा है टोटल स्टेशन। इस टोटल स्टेशन की विशेषता क्या है, इसमें दो चीजों को लगाया गया, एक जो ईडीएम मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट वाला सिस्टम, और इलेक्ट्रॉनिक थियोलाइट, यानी थियोलाइट का एक बेसिक थ्रू है आपका इलेक्ट्रॉनिक। इन दोनों को मिला के जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है उसे हम टोटल स्टेशन कहते हैं। इस टोटल स्टेशन की विशेषता ये होती है कि इसके द्वारा दूरी नापना या बिंदुओं की ऊंचाई को जानने का प्रयास करना, ये सभी चीजें मैग्नेटिक रेज लेके निकाल के इसके द्वारा कर लिया जाता है। इसमें सभी चीजें होती हैं, रेज को निकालने के लिए बटन होते हैं, फिर चीजों को सेव करने के बटन होते हैं, यानी कि इसमें एक मेमोरी भी लगा होता है, उसकी सहायता से इस कार्य को कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपका एरियल सर्वे। ये एरियल सर्वे क्या है, यानी कि हवा, एरियल मतलब एरिया, हवा में जाके करने वाले सर्वेक्षण को हम एरियल सर्वेक्षण करते हैं। आधुनिक युग में नई जनरेशन को एक नई चीज पढ़ने को मिल रही है, सैटेलाइट बेस्ड, यानी कि हमने सैटेलाइट का यूज करना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होती है ईएम, ईएम टेक्नोलॉजी एक होती है। उस ईएम टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ईएम टेक्नोलॉजी है क्या जो सैटेलाइट में यूज की जाती है, तो ईएम टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एनर्जी इंटरेक्शन विद मैटर, यानी कि जो ऊर्जा है उसको जो सामग्रियां होती है, पदार्थ होते हैं, उनके साथ संपर्क करा के हम करने का प्रयास करते हैं। और इसी के थ्रू हमारे जो जीपीएस और
GIS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हम करने का प्रयास करते हैं। यानी कि सैटेलाइट में हम जीपीएस क्या होता है कि हम, आपने देखा होगा कि हम किस जगह पे हैं या कहीं जा रहे होंगे, वो लोकेशन नहीं मिल रहा होता तो अपने कैमरे में हम खोल लेते हैं और फिर वो जानने का प्रयास करते हैं कि वो दूरी हमसे, वो जगह हमसे कितनी दूरी पर है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जीपीएस सिस्टम। इस जीपीएस सिस्टम के लिए क्या है कि हमारे ऊपर आकाश में कम से कम बहुत सारे ग्रह हैं, जिनमें 3 ग्रहों का है, टोटल संख्या तो 29 है, लेकिन 3 उपग्रहों का एक साथ, जब ये 3 उपग्रह आते हैं तब आपके पोजीशन देने का प्रयास करते हैं। जो जीआईएस है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके द्वारा हम जमीन के नीचे की क्या स्थितियां हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। अब आइए अगला जो पॉइंट आपके पास है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। यानी कि जो सर्वे करने जाते हैं तो होता क्या है, किसी भी चीज के लिए सिद्धांत इसलिए बनाए जाते हैं कि आने वाले व्यक्ति को कार्य करने में आसानी बनी रहे, वो आसानी से उस कार्य को संपादित कर ले, इसीलिए सिद्धांत दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिद्धांत नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, काम किया जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि समय बहुत ज्यादा लगने वाला है और परेशानी ज्यादा आने वाली होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपने पहले उस काम को किया है, परेशानियों को झेलने के बाद उसने इन चीजों को जान लिया हो कि अगर हम ये चीजें बता दें तो बच्चे आसानी से इसको कर जाएंगे। तो यहाँ पे भी सर्वे करने के लिए हमारे पास 2 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है होल टू पॉइंट, ठीक है, जिसे हम बड़े भूभाग से छोटे भूभाग जोड़ करते हैं, और दूसरा हमारे पास है लोकेशन ऑफ न्यू पॉइंट्स विद रेफरेंस टू परमानेंट पॉइंट। यानी कि किसी नए बिंदु को लोकेट हम तब आसानी से कर लेंगे जब क्षेत्र में हमारे पास 2 बिंदु पहले से मौजूद होंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आते हैं होल टू पॉइंट में, यानी कि बड़े भूभाग से छोटे भूभाग की ओर जाने का प्रयास करें। यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाने का प्रयास किया, एक मैंने पंचभुज तैयार किया हुआ। इस पंचभुज में मैंने क्या किया है, ABCD ये मेन स्टेशन दिए हुए। अब इसको हमको अंदर की ओर पहुंचना है, हम अपने हिसाब से स्टेशन ट्रायंगल बनाते चले जाते हैं, स्टेशन बनाते चले जाते हैं, और जितने बिंदुओं को हमको कंसीडर करना होता है उन सभी बिंदुओं को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा लोकेशन ऑफ न्यू पॉइंट विद रेफरेंस टू परमानेंट पॉइंट, यानी कि किसी नए बिंदु को स्थापित करने के लिए अगर क्षेत्र में हमारे पास 2 बिंदु पहले से मौजूद है तो हमें आना है। इसके लिए ये आपका ज्यामितीय कारण, पहला मैंने आपको एक फिगर दिखाने का प्रयास किया। इस फिगर में AB 2 नोन पॉइंट्स है, O बिंदु को स्थापित करने का प्रयास करना है। हम करते क्या है, A से O की दूरी L1 के रूप में नाप लेते हैं और B से O की दूरी L2 के रूप में नाप लेते हैं। प्रकार में वो दूरी लेके एक चाप AO पे काट लेते हैं, दूसरा BO पे काट लेते हैं, और इस तरह से हमारा बिंदु स्थापित हो जाता है। दूसरा तरीका हमारे पास है कि बिंदु जो AO रेखा है इसका AB के सापेक्ष हम एंगल अल्फा ले लें, और दूसरा काम करें कि BO के बीच की दूरी नाप लें। अल्फा से क्या करेंगे कि अल्फा एंगल लेने के बाद इस रेखा को हम खींच देंगे, और ये जो BO की दूरी L1 है इसको लेके इस पे चाप काट देंगे तो हमारा ये बिंदु को मिल जाएगा। तीसरा हमारे पास है कि दोनों बिंदुओं से A और B दोनों जगहों से हम क्रमशः एंगल अल्फा 1 OAB अल्फा 1 हो जाएगा, OB और A आपका अल्फा 2 हो जाएगा। लेने के बाद इन रेखाओं को हम आगे बढ़ा दें तो हमारा O मिल जाएगा। फिर चौथा आपके लिए, आपके पास AB कोई रेखा है, इस रेखा के A बिंदु से आपको मान लीजिए वो पॉइंट प्राप्त करना है तो आप अल्फा एंगल लीजिए और इससे इस रेखा को उस बिंदु से मिला दीजिए तो ये मिल जाएगा। इस प्रकार से ये 2 सिद्धांत आपके काम करते हैं। अब हम आते हैं 5वां पॉइंट, मेजरमेंट क्या होता है, मापन किसे कहने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली मापन 2 बिंदुओं के 2 स्टेशनों के मध्य की दूरी को नापने की प्रक्रिया हमारी मापन कहलाती है, यानी कि मेजरमेंट कहा जाता है। ये हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लीनियर मेजरमेंट यानी कि रैखिक मापन, और दूसरा होता है एंगुलर मेजरमेंट यानी कि कोणीय मापन। ये लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, वास्तव में लीनियर मेजरमेंट का मतलब रैखिक दूरी से होता है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि रैखिक दूरी सिर्फ जो क्षैतिज हम लेते हैं वही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2 भाग में बढ़ जाता है। आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि क्षैतिज दूरी आपके पास आती है, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट, और दूसरा है आपके पास
ऊर्ध्वाधर दूरी। अभी क्षैतिज दूरी और ऊर्ध्वाधर, जैसे मान लीजिए आपके पास दो बिंदु ए और बी हैं, इनके बीच की ये दूरी अगर आप लेते हैं तो ये क्षैतिज है। लेकिन अगर ये बिंदु बी यहाँ पे कहीं स्थित हो तो इस बी से इसकी दूरी जो नापेंगे तो ये भी आपकी लीनियर ही होगी, लेकिन क्या है ऊर्ध्वाधर में जा रही है, इसलिए ये आपकी ऊर्ध्वाधर दूरी आपके पास हो जाएगी। ये जो हमारे रैखिक मेजरमेंट है इनको मापने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स आपके पास हैं। एक को कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी कि दो स्टेशनों या दो बिंदुओं के बीच की सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से दूरी नापने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बाई पेसिंग यानी कि कदम गिनके। एक नॉर्मल इंसान जो अपने कदम को, बीमार हो या बच्चा हो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है, एक नॉर्मल में ना तो बहुत दुखित हो ना ही बहुत एक्साइटेड हो, बहुत खुशी में भाग रहा है, क्योंकि खुशी में भागने में भी उसके कदम की लंबाई बढ़ेगी और अगर दुखित हो तो कदम की लंबाई उसकी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में करते क्या है, एक नॉर्मल इंसान मान लीजिए आपके पास दो स्टेशन है ए और बी, इसके बीच कोई भी व्यक्ति मान लीजिए 20 स्टेप चलता है यानी कि 20 कदम चलता है तो ये दूरी कितनी होगी। तो नॉर्मल इंसान के लिए ये जो कदम के बीच की दूरी मानी गई है ये 75 to 80 सेंटीमीटर मानी गई है। अब इसमें से अगर हमने 20 कदम लिया हुआ है तो या तो हम 75 में 20 कर लें तो ये आपके पास 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, या अगर 80 में 20 करते हैं तो 160 सेंटीमीटर, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी 150 या 160 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। अब इसके बाद आता है बाई पैजोमीटर। बाई पेसिंग हो गया, कदम गिन के, कदम गिना और उसमें 75 या 80 सेंटीमीटर से गुणा करके उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हमने बता दिया। दूसरा है बाई पैजोमीटर। पैजोमीटर एक घड़ी होती है, इस घड़ी को हमको अपने जिस कदम को पहले रखना था, कोई व्यक्ति दायां पैर पहले रखता है, कोई व्यक्ति बायां पैर पहले रखता है, तो जो पहले कदम रखने का प्रयास करता है उस कदम में पैर में वो उस घड़ी को बांध देता है। घड़ी को बांधने के बाद बिंदु ए से बिंदु बी को जाने का प्रयास करता है। वो करता क्या है, घड़ी जितने कदम वो चलता है उस कदम की संख्या को वो काउंट करके आपको बता देता है। मान लीजिए कि ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में उसने 30 नंबर दे दिए, तो अब आपको 30 गुणे 75 या 30 गुणे 20 कर देंगे तो आपको ए और बी के बीच की दूरी आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आपके पास पैडोमीटर। ये पैडोमीटर क्या है, ये आपकी एक घड़ी होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सीधे सीधे आपको ए और बी के बीच की दूरी देती है। इसके लिए इसको करना क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट को अपनी जेब में रखना है और ए से बी तक चल देना है, ये सीधे सीधे आपको डायरेक्ट वो दूरी दे देगी। भाई ऑडोमीटर क्या है, ऑडोमीटर एक आपके पास छड़ी होती है, इस छड़ी में आपका एक घूमने वाला पहिया लगा होता है और इस पहिए का कनेक्शन ऊपर एक घड़ी में होता है जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन देता है। ये जैसे जैसे पहिया घूमता है, एक चक्कर पूरा गया, एक आएगा, इस पे दो किया 2 आएगा, 3 किया 3 आएगा, 4 किया 4 आएगा। इस प्रकार जितने चक्कर ये पहिया चल जाएगा वो चक्करों की संख्या आपको दे देगा। मान लीजिए आपको 20 चक्कर उसने दे दिया, 20 नंबर दे दिया, और इसकी परिधि पेरीमीटर अगर मान लीजिए आपके पास है 20 सेंटीमीटर, इसकी परिधि आपके पास है तो 20 गुणे 20 आप कर देंगे तो 400 सेंटीमीटर की दूरी या आपके सामने वो दे देगा। इसके बाद आपके पास है स्पीडोमीटर। ये सिंपल सा है, ये 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में आप देखते होंगे कि आप ये हेडलाइट के ऊपर एक यंत्र लगा होता है जो आपको आपकी स्पीड भी बताता है और आप कितना किलोमीटर चले हैं इसको डिनोट करें। होता क्या है, उस स्पीडोमीटर का कनेक्शन अगले पहिए के साथ एक वायर की सहायता से कर दिया जाता है। जैसे जैसे अगला पहिया घूमता जाता है वो टोटल आपकी दूरी आपके सामने दे देता है। फिर आपके पास है चेन या टेप। ये एक आपके पास घटक है, मेजरमेंट इकाई है जिसकी सहायता से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड आप कैसे करने का प्रयास करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैल्क्योमीटर, जिसकी सहायता से हम इसको मापने का प्रयास करते हैं। और ये बिना दो बिंदुओं
गए हुए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को करने का प्रयास करते हैं। होता क्या है, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इसको हम स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे ए से बी के बीच की अगर दूरी है, ये मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है, इस दूरी को हमको जानना है, तो ये दूरी क्या होगी, कैसे होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको अपनी मशीन को लाइन ऑफ जो साइड होती है वो पूर्ण रूप से क्षैतिज कर लेते हैं। क्षैतिज करने के बाद से मान लीजिए इस ऊंचाई तक हमको ये ऊंचाई भी प्राप्त करनी है, कैपिटल बी और ये डी, तो बिना गए हम कैसे करेंगे, तो हम करते क्या, इस इंस्ट्रूमेंट को इसको हम रोटेट कराने का प्रयास करते हैं। रोटेट करा के हम इसके मिडिल क्रॉस हेयर से हम इस बिंदु को साइड कर देते हैं। इस दौरान यहाँ लगी हुई चक्री एंगल दे देती है, तो थीटा, ये पहले लाइन थी और इसके बीच में ये थीटा आ जाता है, ठीक है। और ये जो दूरी होती है इसका आप करते हैं फार्मूला आ जाता है d इक्वल टू k1s cos स्क्वायर थीटा प्लस k2 cos थीटा और v इक्वल टू होता है d tan थीटा। अब ये होता क्या है, थीटा आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिया है, यहाँ पे दो आपके पास सिलेंडर आएंगे, जैसे ये क्रॉस हेयर आपका होता है, आपने मशीन चलाया हुआ है, तो आपने मिडिल से क्रॉस किया है, तो ये ऊपर वाला कुछ एक्स्ट्रा आपको पाठ्यांक पढ़ के बताएगा, नीचे वाला कुछ कम पाठ्यांक। मान लीजिए अगर ये ऊपर वाला क्रॉस हेयर है, इसका आपने इसने पढ़ा है 1.2 मीटर, और जो नीचे वाला है इसने अगर पढ़ा है 1.10 मीटर, तो ये डिफरेंस कुछ हुआ 1.2 और 1.10 का कुछ डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस हुआ 10। तो यस का मान ये आपका 10 हो जाएगा, यानी कि